तो वेल्थ क्रिएशन एसएमई आईपीओ से कैसे होती है, एसएमई आईपीओ क्या होता है, और एसएमई आईपीओ क्यों करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसका प्रोसेस है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों का इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अगर आज आप यहाँ इस टाइम वेबिनार में नहीं होते तो आप अपना टाइम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बिता रहे होते, या टीवी देख रहे होते, या खाना खा रहे होते, या कहीं और घूम फिर रहे होते। बट वो सब चीज़ छोड़ के अगर आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो वो ये दिखाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कितने सीरियस हैं, अपने बिजनेस को कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, वेल्थ क्रिएशन फॉर एसएमईज विद द हेल्प ऑफ एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ से वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है आईपीओ से। एक कंपनी है वरेनियम क्लाउड। ये कंपनी 36 करोड़ का आईपीओ लेकर के आई 2022 सितंबर में। सितंबर 2022 122 रुपए का एक शेयर इन्होंने बेचा, जो 10 रुपए वाला शेयर था आईपीओ में। कंपनी की वैल्यूएशन उस टाइम थी तकरीबन 150 करोड़ रुपए। आज की डेट में इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 690 करोड़। तो 150 करोड़ जिस कंपनी की वैल्यू थी सितंबर 22 में, उस कंपनी की वैल्यू आज हो गई 695 करोड़, और इसका शेयर का रेट आज की डेट में है रफली 690 रुपए। तो जो 122 रुपए का शेयर दिया था सितंबर 2022 में, आज अगर 690 में बिक रहा है तो कितना गुना हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से वेल्थ क्रिएट होता है एसएमई आईपीओ के जरिए। ओके, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। ये कूल कैप्स इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है। इसका आईपीओ मार्च 2022 में आया था। एक साल हुआ है, 38 रुपए पर शेयर पे इन्होंने अपना आईपीओ किया था। टोटल आईपीओ से इन्होंने 11 करोड़ 63 लाख रुपया रेज किया। 11 करोड़ 63 लाख। कंपनी का वैल्यूएशन उस टाइम 45 करोड़ रुपए था। आज इसके शेयर का भाव, 38 रुपए वाले शेयर का भाव 503 रुपए है, और कंपनी की वैल्यूएशन जो 45 करोड़ थी वो एक साल में 45 करोड़ से 580 करोड़ हो गई है। एक सेकंड, अरे क्या प्रॉब्लम है भैया आपको? सॉरी। तो जिस कंपनी का शेयर 38 रुपए में एक साल पहले लॉन्च हुआ था, आज उस शेयर की कीमत है 503 रुपए, और जिस कंपनी की वैल्यूएशन एक साल पहले यानी मार्च 22 में 45 करोड़ थी, आज उसकी वैल्यूएशन है 580 करोड़ रुपए। इस तरह से वैल्यूएशन बढ़ती है अगर आप आईपीओ के लिए जाते हैं। अब आईपीओ क्या होता है, मोस्टली आप लोगों में से सब जानते होंगे कि आईपीओ क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम, पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए, उस इवेंट को आईपीओ कहते हैं, जहां कंपनी के शेयर्स ऑफर किए जाते हैं जनता को और जनता उन्हें खरीदती है। तो ये आईपीओ का सीधा साधा मतलब है। ओके, अब अगर आपका सपना है कि आपकी कंपनी, आपके बिजनेस का भी कभी आईपीओ आए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां हम आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस वेबिनार के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। इस वेबिनार का ड्यूरेशन रहेगा तकरीबन 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। ये हिंदी और इंग्लिश में मैं करता हूं, बट ये स्पेशली हिंदी का सेशन है। थोड़ी बहुत इंग्लिश इसमें बीच में आ सकती है, बाकी हिंदी रहेगा। ये जो वेबिनार है ये उन बिजनेसमैन के लिए है जो बहुत अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ कोई फालतू की डिस्कशन नहीं होगी, कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, सिर्फ रियल बात करेंगे। वो बात करेंगे जिस बात पे आप लोग एक्शन ले सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन अपने लिख के रखिए। इस वेबिनार के एंड में एक छोटा सा सेशन हमारा रहेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन कहेंगे। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
मगर इस सब के साथ साथ मेरी आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप लोग यहाँ स्पैमिंग नहीं करेंगे। बहुत सारी वेबिनार्स में मैंने देखा है कि लोग अपना फ़ोन नंबर या अपना ईमेल आईडी या अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है हर एक के लिए। ओके, तो ऐसा प्लीज़ ना करिए। दूसरा, अगर आप इसको अटेंड कर रहे हैं वेबिनार को, अपना मन बनाया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप एंड तक ये वेबिनार ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो नुकसानदायक होता है। आप अटेंड कर रहे हैं, पूरे फोकस से अटेंड करिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो उसको बंद कर दीजिए। बीच में सोशल मीडिया मत देखिए, किसी से फालतू की बातें नहीं करिए, ताकि आप पूरे फोकस से इसको देख सकें और कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। ओके, अब इसमें हम आज क्या बात करेंगे, आइए जरा देखते हैं कि एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं, यानी कौन सी कंपनियां, कौन से बिजनेस, कौन से लोग एसएमई आईपीओ ला सकते हैं अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का। इसके बाद हम बात करेंगे कि एसएमई आईपीओ में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसका, किस तरह से एसएमई आईपीओ होता है। स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तैयारियों की बात करेंगे कि एसएमई आईपीओ के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, इसकी बात करेंगे। और इसके फायदे हम दो एंगल से देखेंगे कि कंपनी को क्या फायदा है और प्रमोटर्स को क्या फायदा है, आपके बिजनेस को क्या फायदा है और आपको क्या फायदा है, दोनों एंगल से इसको देखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पिछले काफी टाइम से एमएसएमई का बहुत शोर है और बहुत से लोग एमएसएमई की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी एमएसएमई की बात करती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई जो है वो न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन। डेफिनेटली न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन है, मगर इस इंजन की हालत क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है? बहुत खराब सिचुएशन है। ये जो सेक्टर है एसएमई सेक्टर, आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 6 करोड़ से ऊपर रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, 6 करोड़ से ऊपर। ये सेक्टर एमएसएमई सेक्टर जो है कंट्री की जीडीपी का, इंडिया की जीडीपी का 27% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। ये सेक्टर ऐसा है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है, नौकरियां देता है लोगों को। उसके बावजूद पिछले 5 साल में ये जो सेक्टर है एमएसएमई, ये इसमें से 72% बिजनेसेस, 72% कंपनियां या तो उनकी ग्रोथ रुकी हुई है और या वो लॉस में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट का ये निचोड़ है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो सेक्टर जो कंट्री की जीडीपी का 27% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, वो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, वो सेक्टर आज लॉस में क्यों चल रहा है या आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? वो तो कारण होंगे ना। सबसे बड़ा कारण है फंडिंग की शॉर्टेज। फंडिंग की शॉर्टेज, बिना फंडिंग के कोई भी बिजनेस चलता नहीं। ठीक है, अब एक जरा सी बात करते हैं। जब आईपीओ की बात होती है तो लोगों को एक दिमाग में चीज रहती है, मिसकॉन्सेप्शन रहता है, एक बिलीफ रहता है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही आईपीओ ला सकती हैं, छोटी कंपनियां आईपीओ नहीं ला सकती। मगर मेरे दोस्त, आज जमाना बदल गया। ये गलत है, ये सोच, ये विचार, ये धारणा गलत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज की डेट में बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी कंपनियां भी अपना आईपीओ ला सकती हैं, अपने बिजनेस में वैल्यू को अनलॉक कर सकती हैं और वेल्थ क्रिएशन कर सकती हैं। कैसे, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक सवाल आप सबसे मैं पूछता हूं कि छोटे बिजनेसमैन जो हैं, एसएमई, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आंसर दें। सीए अशोक कुमार जी, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना नंबर यहाँ डाल रहे हैं, कोई क्लाइंट नहीं मिलेंगे आपको। सबसे बड़ी समस्या स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या है? फंड रेजिंग, फंड। 170 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के जवाब आए हैं। बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ और लोग जवाब दे देंगे। फटाफट फटाफट, राइट इन्फो, अप्रोच। ओके, एनी मोर आंसर्स?
एनी मोर आंसर्स प्लीज। इसको मैं इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ सेशन को, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, सोए नहीं है या कहीं और बिजी नहीं है। जब सेशन अटेंड कर रहे हैं तो सेशन में ही ध्यान रखिए। मार्केट एंड फंड्स, ओके, मोर आंसर्स, मोर आंसर्स। फंड, नहीं, क्रक्स ये है, आप जिन लोगों ने भी जवाब दिए हैं उसमें से जो ज्यादातर जवाब है वो है फंड्स। तो फंड्स की शॉर्टेज सबसे बड़ा कारण है। और जब फंड्स की शॉर्टेज होती है, फंडिंग की शॉर्टेज होती है, तो क्या होता है? ये कुछ ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, बट आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है वो खाली है। अगर पेट्रोल टैंक खाली है तो क्या होगा? पेट्रोल टैंक खाली है तो ये ना बताएगी, या तो आप गाड़ी को धक्का देंगे या कोई और आपकी गाड़ी को धक्का देगा पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली, जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए फंडिंग चाहिए। ग्रोथ को तो भूल जाइए, इवन डे टू डे बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत है। अगर फंडिंग की शॉर्टेज है तो आप डे टू डे बिजनेस भी स्मूथली नहीं चला सकते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। तो बिजनेस को सही ढंग से चलाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, तो फंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और चीजें भी जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है फंडिंग। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह से बिजनेस को जिंदा रहने के लिए फंडिंग चाहिए। अगर फंडिंग नहीं है तो बिजनेस नहीं चल सकता मेरे दोस्त। जब फंडिंग की शॉर्टेज होती है तो ज्यादातर बिजनेसमैन लोन लेते हैं। वो लोन किसी जानकार से हो सकता है, वो लोन सिक्योर्ड हो सकता है, वो अनसिक्योर्ड हो सकता है, बैंक से हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, कोलेट्रल के अगेंस्ट हो सकता है या बिना कोलेट्रल के हो सकता है। किसी भी तरह से हो, लोन तो लोन है। और जब वो लोन है, जब वो कर्जा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट जो है, ये इतना बड़ा बर्डन बन जाता है कि आपको ये लगता है यार ये तो हमेशा थोड़े थोड़े दिनों बाद इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि एक तरह से आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, अपने बैंक के लिए काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाते हैं साल में, और आपका 10 करोड़ रुपए का लोन चल रहा है, तो उस 10 करोड़ के लोन पे रफली 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया आप ब्याज का हर साल भरते हैं। तो 2 करोड़ के प्रॉफिट में से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बैंक ले गया, आपके पास बचा क्या? तो मतलब यही क्लियर उसका नजर आता है कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने बैंक के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कमा रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसका बेनिफिट पूरा का पूरा आपको मिलना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी आईपीओ क्या है, एसएमई आईपीओ, इसकी हम बात करेंगे आगे। मगर आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे यार हम तो बहुत बड़े नहीं है, छोटी सी कंपनी है, छोटा सा बिजनेस है, तो हम कैसे ये कर सकते हैं? तो दोस्तों, इवन स्मॉल कैन ड्रीम बिग। छोटे लोग भी, छोटे बिजनेसेस भी, छोटे लोग से आप गलत मतलब मत समझिए, मेरा किसी को इंसल्ट करने का मतलब नहीं है। बिजनेस में छोटे बिजनेसेस भी हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं। तो अगर आप छोटे बिजनेसमैन भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े सपने देख सकते हैं, और एसएमई आईपीओ आपकी हेल्प कर सकता है बड़ा बिजनेस बनाने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने में। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। दो तरह की कंपनियां, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ नेटवर्थ है। आपकी कंपनी है जिसका 10 करोड़ नेटवर्थ है, और आप उसके इकलौते मालिक हैं। ओके, ये सिचुएशन है ए। बी सिचुएशन ये है कि ये कंपनी आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लेते हैं। जब लिस्टिंग कराते हैं तो 75% शेयर आपके पास रहते हैं, कम से कम 25% पब्लिक को देना होता है। तो पब्लिक के पास 25% है, आपके पास 75% है। अगर लिस्टिंग पे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 100 करोड़ रुपया, आपका 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए का हो गया इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद। तो आपकी 75% होल्डिंग है, 75% के मालिक आप हैं, 25% की जनता मालिक है। जो पहला केस था उसमें 10 करोड़ की कंपनी, इसमें भी 10 करोड़ की कंपनी। वहां वैल्यूएशन 10 करोड़ की 10 करोड़ है, यहाँ वैल्यूएशन 10 करोड़ की 100 करोड़ हो गई। तो 100% 10 करोड़ वाली कंपनी का अपने पास रखना ज्यादा फायदेमंद है, या 75% उस कंपनी का जिसमें वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपया? कौन सी ऑप्शन बेटर है? कौन सी ऑप्शन बेटर है, ए या बी? बताइए।
बी, ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा बी। क्या बात है भाई साहब, विन 10 बोल रहे हैं ए। दैट्स गुड, 100% मालिक हैं आप। क्या हुआ जो वैल्यूएशन 10 करोड़ ही है ना? जरा सोचिए प्रभु, 10 करोड़ वैल्यूएशन और दूसरी तरफ 100 करोड़ वैल्यूएशन। ओके, एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज बता दूं, आईपीओ चाहे वो मेन बोर्ड का आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो, नो डाउट एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओ जब कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस करता है तो फंड रेजिंग के लिए ही करता है ना? पैसा चाहिए बिजनेस में, मगर सिर्फ पैसा चाहिए इसलिए आईपीओ नहीं होता। आईपीओ का असली मतलब है आप अपने बिजनेस में जो वैल्यू है उसको अनलॉक करते हैं। उसको आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस, जो मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट अगर दिखा रही है कि 10 करोड़ वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ नहीं है, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है। वो आप आईपीओ में जानते हैं। आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं, वर्षों से आप अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, मगर प्रॉफिट में उतना ही जुड़ता है जितना जितना के आपका प्रॉफिट आपके बिजनेस में बचता है ना? जितना प्रॉफिट आपका आपके बिजनेस में बचता है, सिर्फ उतना ही आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। मगर जब आईपीओ करते हैं आप, तो आपके बिजनेस में अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एक दो एग्जांपल बताए शुरू में, अगर आप उन एग्जांपल्स को देखें तो किस तरह से वेल्थ क्रिएशन हुआ, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में आपकी कंपनी कहां से कहां पहुंच सकती है। और जो 75% शेयर्स आपके पास हैं, 25% के अगर रेट बढ़ेंगे मार्केट में, तो आपके 75% के भी उतने ही बढ़ेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट में जो है उसका रेट बढ़ेगा, आपके पास है उसका रेट नहीं बढ़ेगा, बराबर रेट बढ़ेगा, बराबर वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएशन होता है। तो ये सबसे बड़े पर्पस हैं आईपीओ करने के, फंड रेजिंग के अलावा, कि आप अपने बिजनेस की वैल्यू को अनलॉक करते हैं, जो बरसों की आपकी मेहनत है उसकी वैल्यूएशन आपको मिलती है, और दूसरा, उस बिजनेस में आप आईपीओ के बाद वेल्थ क्रिएशन करते हैं। ओके, अब फंड, मैंने अभी पहले आपको क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ा पेन पॉइंट या सबसे बड़ी समस्या क्या है। उसके बाद भी बहुत सारी और समस्याएं रहती हैं जो छोटे बिजनेसेस को ज्यादा सताती है, क्योंकि फंड्स की शॉर्टेज होती है तो ग्रोथ भी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड फंड्स का मतलब लिमिटेड ग्रोथ। बिना पूरे फंड्स हुए, बिना एक्सेस फंड्स हुए आप बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकते, ये एक सच्चाई है। ओके, वैल्यूएशन नहीं मिलता है पूरा आपको। जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया, आपका अगर बैलेंस शीट 10 करोड़ का है तो 10 करोड़ वैल्यूएशन है, 2 करोड़ का है तो 2 करोड़ वैल्यूएशन है, 50 लाख का है तो 50 लाख वैल्यूएशन। ओके, आपको कंपनी को, आपके बिजनेस को कोई पहचान नहीं मिलती। आप लोन के लिए जाते हैं, किसी और काम के लिए जाते हैं, तो लिस्टेड कंपनी को जो रिकॉग्निशन मिलती है, जो पहचान मिलता है, वो अनलिस्टेड कंपनीज को, अनलिस्टेड बिजनेसेस को नहीं मिलता। ओके, वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि आप उतनी ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं बिना लिस्टिंग के, जितना प्रॉफिट आपने कमाया, उसमें से खर्चे के लिए कितना निकाला, बाकी जो बचा उतनी ही वेल्थ आपकी क्रिएट होती है। बट आईपीओ से किस तरह वेल्थ क्रिएशन होती है, मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया। ओके, आपके पास फंडिंग की शॉर्टेज होती है तो आप लोन के लिए जाते हैं, और ये लोन आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बर्डन है। अगर आप चाहें तो आईपीओ फंड्स जो रेस करेंगे उसमें से लोन को रिपेमेंट करके आप एक डेट फ्री कंपनी, कर्जा फ्री, कर्जा मुक्त कंपनी बन सकते हैं। ओके, जब तक आप अनलिस्टेड रहते हैं तो आपके बिजनेस में सिस्टम्स नहीं आप लगाते, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती, और कंट्रोल्स के भी सिस्टम नहीं होते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, आपका बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं चलता। जितना कि अगर सिस्टम्स चलेंगे तो आपका बिजनेस सही ढंग से चलेगा और बेटर तरीके से चलेगा। ओके, जब आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको सारे सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कंट्रोल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ये सब आपको करना पड़ता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना पड़ता है, तो आपके बिजनेस की ऑपरेशन और बेटर हो जाती है। ओके, अब इंडिया में लार्ज स्केल कंपनीज कितनी हैं, ये एक सवाल है, मैं चाहूंगा आप लोग जवाब दीजिए। लार्ज स्केल कंपनीज मतलब उन कंपनीज से है जिनकी टर्नओवर साल में 250 करोड़ से ऊपर है। 250 करोड़ टर्नओवर से ऊपर वाली कितनी कंपनियां इंडिया में हैं?
आप लोगों से जवाब चाहूंगा मैं, गेस करिए। नहीं, अप्रोक्सीमेटली 500। एनी मोर आंसर्स? 2500 प्लस। मोर आंसर्स प्लीज, मोर आंसर्स। गेस करिए, एग्जाम नहीं ले रहा हूं आपका, टेस्ट नहीं ले रहा हूं, डोंट वरी। अप्रोक्सीमेटली 200, 25,000, 1,500, अप्रोक्सीमेटली 5,000। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। दोस्तों, मैं आपको यहां बता दूं कि 15,000 से ऊपर कंपनियां इंडिया में ऐसी हैं कि जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या इससे ऊपर है। 15,000 से ज्यादा। तो 15,000 जो कंपनियां हैं, इनमें से कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? कितनी कंपनियां ऐसी हैं 15,000 में से कि जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर? जानना चाहेंगे आप? 6,000 से ज्यादा कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। 15,000 में से कितना परसेंट हो गया? रफली 35% से ऊपर हो गया, है ना? रफली 35% से ऊपर हो गया। 15,000 में से 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, वो कंपनियां जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है। ओके, आपको ये जानकर खुशी होगी, आपको जानकर प्राउड महसूस होगा कि इंडिया में लिस्टेड कंपनियां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। ऐसी और कोई कंट्री नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हों। इंडिया अकेला एक देश है जो सबसे टॉप पर है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनियां हमारे देश में सबसे ज्यादा है। okay? अब एसएमई सेक्टर की बात करें तो इंडिया में एसएमई कंपनीज कितनी हैं? एसएमई का मतलब है वो कंपनियां या वो बिजनेस जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है। 5 करोड़ से नीचे वाली छोड़ दीजिए और 250 करोड़ से ऊपर वाली छोड़ दीजिए। 5 करोड़ से 250 करोड़ वाली कितनी कंपनियां हैं? आप लोग गैस करके मुझे बताइए, अंदाजा बताइए। 5 करोड़ से 250 करोड़ टर्नओवर वाली कितनी कंपनियां इंडिया में हैं? एनी गैसेस? एनी गैसेस प्लीज? 50,000, 25,000, 2 लाख? एनी मोर गैसेस? 5 lakhs? मोर गैसेस? 5 lakhs? क्या हुआ, 5 lakhs पे गाड़ी रुक गई? गैस करिए, तुक्का लगाइए। 10 लाख प्लस? क्या बात है। एनीवे, एनीवे, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। तो आपको मैं बताऊं कि 5 करोड़ से 250 करोड़ के बीच टर्नओवर वाली इंडिया में 3 लाख से ऊपर कंपनियां हैं। 3 लाख। इन 3 लाख कंपनियों में से सिर्फ कितनी कंपनी लिस्टेड है? 3 लाख कंपनियां हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ के बीच में है। इसमें से कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? आंसर है 700 कंपनियां, रफली 700 से थोड़ी सी ऊपर हैं। ये क्यों? कहां 15,000 में से 6,000 बड़ी कंपनियां लिस्टेड है और 3 लाख छोटी कंपनियों में से सिर्फ 700 कंपनियां लिस्टेड है? इतनी कम क्यों? कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण है इसके? तो इसके कारण पे अगर हम निगाह डालें तो पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि छोटी कंपनियां भी आईपीओ ला सकती हैं। अवेयरनेस ही नहीं, ठीक है। फिर अगर पता भी है तो नॉलेज नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आईपीओ आता है, ये नॉलेज नहीं है। अब अगर नॉलेज भी है, पता भी है, तो आईपीओ का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जिस तरह आईपीओ आता है, उससे लोग डरते हैं। उससे लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा हुआ है। और एक कारण और है कि लोग फैसला नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, इनडिसिसिवनेस। और ये इनडिसिसिवनेस या फैसला ना लेने की जो सिचुएशन है, ये क्यों आती है? क्योंकि आपको इसकी सच्चाई, इसकी रियलिटी पता नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब तक आप ये सच्चाई नहीं जानेंगे, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे। ओके। फिर कंप्लायंस का डर लगता है कि अगर हम आईपीओ करेंगे तो कंप्लायंस बढ़ जाएंगे। नो डाउट थोड़ी बहुत कंप्लायंस बढ़ेंगी, मगर कंप्लायंस से डरेंगे
तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे, वेल्थ क्रिएशन कैसे करेंगे। कहते हैं ना, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो उसके साथ कंप्लायंस भी बढ़ती है, अंडरस्टूड है, इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। ओके, तो कंप्लायंस से मत डरिए। अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो देखें लिस्टेड एसएमई कंपनीज का, तो 700 से ऊपर लिस्टेड कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। वो कंपनियां जो 5 करोड़ से 250 करोड़ के बीच वाली। ओके, इन कंपनियों का टोटल मार्केट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपया है। ये 700 कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। ओके, इन कंपनियों ने, 700 कंपनियों ने मार्केट से जो फंड रेज किया वो था सिर्फ 10,000 करोड़। जो 10,000 करोड़ रेज किया उसकी आज वैल्यू है 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़। ओके, इसमें से 250 कंपनियां ऐसी हैं जो एसएमई सेक्शन से निकल के मेन स्टॉक एक्सचेंज में चली गई हैं। आप भी अगर एसएमई आईपीओ करते हैं तो 2 साल के बाद कुछ छोटी मोटी कंडीशंस हैं, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप मेन बोर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, फिर अगर एवरेज वैल्यूएशन देखें, ये 700 कंपनियों की अगर एवरेज वैल्यूएशन देखें तो 700 कंपनियों की एवरेज वैल्यूएशन आती है 100 करोड़ रुपया। हर कंपनी की वैल्यूएशन है एवरेज। ओके, जबकि इन कंपनियों ने एवरेज 12.4 यानी 12.5 करोड़ से भी कम हर कंपनी ने रेज किया था एवरेज, और वैल्यूएशन कितनी है, 100 करोड़ से ऊपर। तो आप लोग में से जो मेरे को नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और ऑथर हूं। मेरा 44 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी भी बहुत सारी की है, बैंक फंडिंग भी कराई है लोगों की। मैंने 8 साल तक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर भी छापा है जिसका नाम था मनी मीडिया। आप में से कुछ लोग जानते होंगे उस जमाने में। दिस वाज इन द ईयर्स 1991 से लेके 98 तक। उसके अलावा बहुत सारे एसएमई आईपीओज में मैंने एडवाइजरी दी है, कंसल्टेंसी दी है। कैंटाबिल रिटेल आप सब जानते होंगे, कैंटाबिल के शोरूम हर जगह है। कैंटाबिल का आईपीओ आया था 105 करोड़ रुपए का, और मैं उस आईपीओ का सोल एडवाइजर था। उनको 105 करोड़ रुपया मार्केट से मैंने ही रेज करवा के दिया था। अभी मेरी ये बुक इंडियन एसएमईज एंड द पावर ऑफ एसएमई आईपीओ, अनलॉक अनमैच्ड वैल्यूएशन एंड क्रिएट अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ, ये बुक मेरी बहुत जल्दी अमेजोन पे पब्लिश होने वाली है। आप लोगों को जैसे ये पब्लिश होगी उससे पहले आप सब लोगों को ईमेल पहुंच जाएगी कि कौन सी डेट को पब्लिश हो रही है। तो अगर आप चाहें तो आप वहां से अमेजोन से इसको खरीद सकते हैं। इसकी ई बुक भी होगी और हार्ड कॉपी भी होगी। जो आप खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहें कोई बात नहीं। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाहता था मैं, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। तो दोस्तों, अभी जो मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन ये है कि कम से कम 1,000 स्मॉल बिजनेसेस की मैं हेल्प करना चाहता हूं, ताकि वो लोग अपना एसएमई आईपीओ ला सके और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो इस मिशन में कौन कौन लोग मेरे साथ हैं, कौन कौन लोग इस मिशन में मेरे साथ हैं, कौन आगे बढ़ना चाहता है मेरे साथ मिलके, फटाफट लिखिए। जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। अब एसएमई आईपीओ करना क्यों चाहिए, हमने बात करी कि ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड देखी। अब सवाल ये आता है कि एसएमई आईपीओ करना क्यों चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके बेनिफिट्स आपकी कंपनी के लिए क्या है और आपके लिए एज ए प्रमोटर क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी कंपनी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में नए फंड्स, फ्रेश फंड्स आते हैं। जब फ्रेश फंड्स आते हैं बिजनेस में, अब तक जितने फंड्स थे, एक्स्ट्रा फंड जब बिजनेस में आते हैं तो आपका बिजनेस फास्ट ग्रो करता है। आपका बिजनेस वैसे भी ग्रो करता है मगर थोड़ा स्लो करता, बिना फंड्स के स्लो ग्रोथ होती है। जब सफिशिएंट फंडिंग आ जाती है तो ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है। तो पहला बेनिफिट आपके बिजनेस के लिए ये है कि ग्रोथ आपकी फास्ट हो सकती है। दूसरा,
अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैं अगर पब्लिक इशू करूंगा तो मेरा तो कंट्रोल चला जाएगा बिजनेस से, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में या मेन बोर्ड आईपीओ में जब आप आईपीओ करते हैं तो जो लोग आपके शेयर्स खरीद रहे हैं वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं आते। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप ही लोग रहते हैं, पूरा कंट्रोल आपका ही रहता है। जो शेयर होल्डर हैं 25% के, वो कोई कंट्रोल आपके बिजनेस पे नहीं कर सकते। ओके, तो इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, पूरा कंट्रोल आपके पास ही रहता है। आईपीओ से आपकी बिजनेस की, आपकी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है, और जब नेटवर्थ बढ़ती है तो आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेंडर्स को, बैंकर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो आपको जल्दी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लोन अगर चाहिए कभी। आपको कस्टमर अच्छे मिलेंगे, आपको सप्लायर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे मिलेंगे लिस्टेड कंपनी होने के नाते। आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है, अगर आप लिस्टिंग में जाते हैं, आईपीओ आपका आ जाता है, तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो बैंक से है वो बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट रेट भी आप बार्गेन कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि फ्री कवरेज मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है आपको लिस्टेड कंपनीज का। आपने देखा हो, अगर आपने कमर्शियल चैनल देखे हो टीवी पर, सीएनबीसी और ये दूसरे जो चैनल हैं, जी बिजनेस, फलाना ढिमकाना, तो अगर वो देखें तो बहुत सारी कंपनीज की वो बातें करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। क्यों? वो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं, मगर बेनिफिट तो कंपनी का भी होता है। आपकी कंपनी की पब्लिसिटी हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ता उनको, वो अपनी तरफ से करते हैं। जो कंपनी अच्छा काम करती है उसकी वो खुद फ्री पब्लिसिटी करते हैं। ऐसे बहुत सारे और चैनल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर इस तरह की कवरेज होती है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हर रोज आपकी कंपनी का नाम फ्लैश होता है, जितनी बार ट्रेड होता है उतनी बार। अदरवाइज जो है, जितना आपका जो वहाँ ओपन रेट ये था, इतने में ये शेयर खुला, ये रेट अभी चल रहा है, तो आपका नाम कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पे हर टाइम रहता है जब तक स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ। ओके, बहुत सारी और जो वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल और दूसरी दूसरी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, उन सब पे भी आपकी कंपनी का डिटेल आता है, तो फ्री पब्लिसिटी मिलती है। जब पब्लिसिटी मिलती है तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, आपके ब्रांड की कीमत बढ़ती है, आपके ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ती है। जब ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है तो नेचुरली बिजनेस में आपको फायदा होता है। ओके, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास फंडिंग है, आपकी कंपनी की विजिबिलिटी है, लोग आपकी कंपनी के, ज्यादा लोग आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं, आपकी कंपनी मशहूर होने लगती है, तो आप परचेज में और दूसरी चीजों में, कॉन्ट्रैक्ट्स में बार्गेनिंग की पावर आपकी बढ़ जाती है। आप सस्ते रेट पे माल खरीद सकते हैं, और सेल करते टाइम आप बेटर प्राइस पे सेल कर सकते हैं। ओके, आपकी कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप चाहें तो आईपीओ से जो फंड्स आते हैं उससे अपने बिजनेस का कोई लोन है बैंक का या किसी इंस्टीट्यूशन का या प्राइवेट लोन, वो आप रीपे कर सकते हैं अपने आईपीओ के फंड से। ओके, तो आपकी कंपनी डेट फ्री यानी कर्जा मुक्त कंपनी बन सकती है। आपने बरसों से जो मेहनत की, वैल्यूएशन क्रिएट आपके बिजनेस में कितनी हुई वो आपको पता नहीं लगता, पर जब आप आईपीओ के लिए जाते हैं तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन वो आपको अनलॉक होती है, आपको पता लगता है कितनी वैल्यूएशन। ओके, जो पैसा आईपीओ से आप रेज करते हैं उस पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। मान लीजिए 10 करोड़ का आईपीओ है, 15 करोड़ का आईपीओ है, 5 करोड़ का आईपीओ है, जितना भी है, उस पैसे पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। दैट इज इंटरेस्ट फ्री मनी। ओके, ना मजे की बात क्या है कि वो पैसा आपको वापस भी नहीं करना जब तक आप बिजनेस चला रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स आपको मिलते हैं। ओके, बैंक भी आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी ज्यादा परवाह करते हैं, आपकी बात जल्दी सुनते हैं अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं तो। ओके, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, कम इंटरेस्ट पे आपको पैसा बैंकों से मिल सकता है। ओके, अब लिस्टेड कंपनी का मतलब हायर क्रेडिट लिमिट, आपको अनलिस्टेड कंपनी के मुकाबले में ज्यादा लोन मिल सकता है। तो ये फायदे थे कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए। अब आपको क्या फायदा है? अब अनलॉक वैल्यू आप करते हैं, वैल्यू को अनलॉक करते हैं, और वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है आपका? जैसे मैंने बताया, 10 रुपए वाला शेयर
₹10 का ही है आज की डेट में, मगर अगर आप उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराते हैं, आईपीओ लेके आते हैं, तो लिस्टिंग पे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उसके बाद कितनी ग्रोथ होती है आपको एग्जांपल्स दिखाए मैंने। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएट होती है। वो 25% जो पब्लिक के पास है, उसके साथ साथ आपके 75% शेयर की भी वैल्यू बढ़ती है। ओके, उसके साथ क्या होता है कि जैसे आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, आप जब लोगों को बताया हाँ मैं लिस्टेड, मेरी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो आपकी समाज में, अपने बिजनेस सर्कल में इमेज बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती है। नेटवर्थ कैसे बढ़ती है? जब जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी अगर 10 करोड़ की कंपनी है तो वो 10 करोड़ की ही है, पर लिस्टिंग पे वो हो सकता है 40 करोड़ की हो जाए, 50 करोड़ की हो जाए, और लिस्टिंग के बाद बहुत जल्दी वो कंपनी 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। okay? अब कभी आपको अपने बिजनेस पे या अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड्स की जरूरत है, तो आपके पास जो शेयर्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स आप बेच सकते हैं मार्केट में। आपका बिजनेस कहीं इफेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए आपको जरूरत है और आपने 2%, 3%, 1% शेयर्स अपने बेच दिए मार्केट में, तो आपको इंस्टेंट कैश मिल सकता है। आज आप शेयर बेचेंगे, अगले दिन आपको पैसा मिल जाएगा। तो दैट इज जस्ट लाइक ए करेंसी। जैसे आप करेंसी नोट जेब में लेके घूम रहे हैं, उसी तरह से वो आपके शेयर्स हैं। फिर आपका जो फोकस है, जो आपकी सोचने की तरीका है, वो बदल जाता है। अभी तक आप इनकम जनरेट कर रहे थे, आईपीओ के बाद आप इनकम जनरेट तो करते हैं, मगर उसके साथ साथ आप वेल्थ जनरेट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो फोकस सारा बदल जाता है। ओके, कभी आपको लोन लेना हो तो अपने शेयर्स के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं, यानी आपके जो शेयर्स हैं वो आपका कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है, अपने बिजनेस सर्कल में इज्जत बढ़ती है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर आईपीओ ही करना है तो मेन बोर्ड पे क्यों ना करें, एसएमई पे क्यों करें, है ना ये सवाल। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि हम एसएमई पे क्यों करें, मेन बोर्ड पे क्यों ना करें? आया सवाल? नहीं, कंफ्यूजन में है आप। चलिए मैं बताता हूँ आपको। मेन बोर्ड पे करना चाहिए या एसएमई पे करना चाहिए, उसके लिए कुछ कारण हैं एसएमई पे करने के। पहला कारण है कि अगर आप एसएमई आईपीओ करते हैं तो उसमें कंप्लायंसेस का बर्डन कम रहता है। मेन बोर्ड में बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, एसएमई बोर्ड में कम कंप्लायंसेस हैं। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कंप्लायंस कम है। दूसरा ये है कि कंप्लायंस कैसे कम है कि मेन बोर्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको क्वार्टरली बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में हर तीसरे महीने। एसएमई आईपीओ के बाद आपको हाफ ईयरली बैलेंस शीट, जो कि एब्राइज्ड बैलेंस शीट है, फुल बैलेंस शीट नहीं, एब्राइज्ड बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है, जो कि आप उनको ईमेल से भी भेज सकते हैं। इसको कहीं न्यूज़पेपर में छपवाने की जरूरत नहीं है। बड़ी कंपनियां जो हैं मेन बोर्ड वाली, उनको न्यूज़पेपर में भी छापना पड़ता है रिजल्ट अपना, और बैलेंस शीट को स्टॉक एक्सचेंज में हर तीसरे महीने जमा कराना पड़ता है। फिर एसएमई आईपीओ में खर्चे कम लगते हैं। ड्यू डिलीजेंस और आईपीओ के जो नॉर्म्स हैं वो आसान हैं, शर्तें आसान हैं। मेन बोर्ड में शर्तें स्ट्रिक्ट हैं और नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट हैं। ओके, अब क्योंकि सेबी का इंटरफेरेंस एसएमई आईपीओ में नहीं आता, एसएमई आईपीओ का क्लियरेंस सीधा स्टॉक एक्सचेंज से ही मिल जाता है। अगर मेन बोर्ड पे हम जाते हैं तो मेन बोर्ड की जो क्लियरेंस है वो सेबी से मिलती है, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर एसएमई के लिए जाते हैं तो लिस्टिंग फीस जो है स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है, वो बहुत कम है, और मेन बोर्ड में बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंप्लायंसेस लिस्टिंग के बाद, आईपीओ के बाद जो कंप्लायंसेस हैं उसमें भी बहुत फर्क है। जो बड़ी कंपनियां हैं मेन बोर्ड की हैं, उसमें कंप्लायंस बढ़ जाती हैं, इसमें कंप्लायंस कम रहती है। okay? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग एसएमई आईपीओ कर सकते हैं, ये जानना चाहेंगे आप? जो जानना चाहते हैं बोलिए बीआईओ, दैट इज ब्रिंग इट ऑन। जो जानना चाहते हैं कि कौन कौन आईपीओ कर सकते हैं एसएमई आईपीओ, लिखिए बीआईओ। थैंक यू, थैंक यू।
बहुत कम लोग जानना चाहते हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं चलो दूसरे पूछेंगे, हमें भी पता चल जाएगा। गुड, एनीवे थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। ये बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जस्ट टू कीप यू बिजी एंड फोकस्ड रहें, आप, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, इसलिए। ओके, तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि आपका जो बिजनेस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। आपका बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। इससे ज्यादा जितना भी पुराना हो अच्छा है, बट 3 साल से कम पुराना अगर आपका बिजनेस है, 3 साल से कम से अगर कम में अगर आप ये बिजनेस चला रहे हैं, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, अभी आप ये एसएमई आईपीओ नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन है कि पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में प्रॉफिट होना चाहिए। पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में प्रॉफिट होना चाहिए, हर साल में प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं। ओके, फिर आपके बिजनेस की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव बैलेंस शीट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बिजनेस में नेगेटिव बैलेंस शीट होती है, तो वो कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट नेगेटिव है वो इसके लिए अलाउड नहीं है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कि आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में 1.5 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। नेट टेंजिबल एसेट्स मतलब टोटल एसेट साइड माइनस लाइबिलिटीज, वो आपका नेट एसेट्स हैं। बट उसमें अगर कोई डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है, या कोई आपका कॉपीराइट का अगर आपने वैल्यू डाल रखी है, गुडविल की वैल्यू डाल रखी है एसेट साइड पे, तो वो काउंट नहीं होगी। ओके, तो नेट टेंजिबल एसेट्स आपके 1.5 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। मजे की बात क्या है कि यहाँ कंपनी होना जरूरी नहीं है। अगर आप अब तक एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चला रहे थे, या पार्टनरशिप में चला रहे थे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चला रहे थे, या एलएलपी में चला रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करके अपना आईपीओ ला सकते हैं अगर आप लाना चाहते हैं। तो 3 साल वाली कंडीशन यहाँ पे इंक्लूडिंग आपका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है एज ए प्रोप्राइटर और ए पार्टनर और एज ए एलएलपी, वो सब काउंट होगा। पिछले एक साल में प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी आप आईपीओ के लिए जाते हैं, पिछले एक साल में प्रमोटर बदलना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आप पार्टनरशिप में थे, एक पार्टनर निकल गया या एक पार्टनर नया आ गया, तो उससे उस डेट से एक साल तक आप आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आपका आईपीओ के बाद पेड अप कैपिटल यानी फेस वैल्यू, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का, तो वो पेड अप कैपिटल फेस वैल्यू 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। टोटल जो फेस वैल्यू आपके शेयर्स की है 25 करोड़ से कम रहनी चाहिए, तब आप एसएमई आईपीओ कर सकते हैं। अगर 25 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो आप नहीं कर सकते। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन कौन से बिजनेस अलाउड हैं जो आईपीओ ला सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हर बिजनेस जो इस देश में लीगली करना अलाउड है, वो सब लोग आईपीओ ला सकते हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो कोई और सेक्टर है, जो भी बिजनेस लीगली अलाउड है करना, वो सारे बिजनेस आईपीओ अपना ला सकते हैं। ये लिस्ट अगर आप देखेंगे, इसमें हर तरह की कंपनीज हैं, और कितनी कितनी कंपनीज किस किस सेक्टर से ऑलरेडी आ चुकी हैं, लिस्ट हो चुकी हैं। ओके, तो किस बिजनेस में आप हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बिजनेस अलाउड है। अब एक वर्ड है कैपेबिलिटी। ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई कि ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई अगर ये शर्त आप पूरी कर सकते हैं तो आप एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। दूसरी चीज आती है कैपेबिलिटी। अगर आपने देखा हो, आईआईटी में एडमिशन के लिए कंडीशन ये रहती है कि 12वीं क्लास में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, आपके 12th ग्रेड में 12वीं क्लास में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। मगर कितने लोगों को मिलता है 60% मार्क्स वालों को? नहीं मिलता ना। क्यों? क्योंकि वहां कंपटीशन है। तो वहां पर एडमिशन किसको मिलता है? 98, 99% वालों को, 97, 98, 99। नीचे वालों को नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन है। इसी तरह से दोस्त, एसएमई आईपीओ, ये जो कंडीशंस मैंने बताई ये तो हैं,
बट अगर आपका बिजनेस अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है, तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं बनती। आप अप्लाई कर सकते हैं मगर लोग पैसा नहीं लगाएंगे। लोग पैसा कब लगाएंगे? जब उनको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी, हाँ लगेगा हाँ इसमें पैसा लगाने से फायदा होगा, तो लगाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन। तो एलिजिबिलिटी एक चीज है, कैपेबिलिटी दूसरी चीज। अब इसका प्रोसेस क्या है तरीका क्या है, कौन कौन जानना चाहता है? जो जो जानना चाहते हैं लिखिए मी। जो तरीका जानना चाहता है एसएमई आईपीओ होता कैसे है, तो चैट बॉक्स में लिखिए मी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। तो इसका प्रोसेस जो है, ये 5 स्टेज का प्रोसेस है। बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। 5th स्टेज में आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है। पहली स्टेज है प्रिपरेशन, तैयारी करना। दूसरी स्टेज है फाइलिंग, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जो अप्रूव हो जाते हैं तो तीसरी स्टेज आती है, 3rd स्टेज, जिसमें आप अपने आईपीओ की मार्केटिंग करते हैं और शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है। चौथी स्टेज है कि आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, आपकी कंपनी की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की, और आप एक लिस्टेड कंपनी बन जाते हैं, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये 4 स्टेज का प्रोसेस है। ये चार, एक लाइन में 2 लाइन में जो मैंने बताया उतने में आपको क्लियर नहीं होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अगर आपकी कंपनी की ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रेडी है तो ये रफली 90 डेज से कम में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। यानी आप मैंडेट देते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग होती है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ड्यू डिलिजेंस होता है, आईपीओ रेजोल्यूशन पास करना होता है, फिर अपना ऑफर डॉक्यूमेंट यानी प्रॉस्पेक्टस सबमिट करना होता है, फिर एक्सचेंज आपका प्रॉस्पेक्टस अप्रूव करता है, फिर आप आरओसी से अप्रूवल लेते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर इशू खुलता है, फिर इशू बंद होता है और ट्रेडिंग शुरू होती है। और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। स्टेज 1 प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी होती है। सबसे पहले आप आईपीओ एडवाइजर्स अपॉइंट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हमारी जो कंपनी है एबीएम कैपिटल ऑप्शंस, जिसका हमारा ट्रेडमार्क है आईपीओ केयर, वी आर वन ऑफ द लीडिंग आईपीओ एडवाइजर्स इन इंडिया। तो आप हमारी सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे को एज आईपीओ एडवाइजर अपने आईपीओ के लिए रख सकते हैं। ओके। इसके बाद लीड मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट होती है। जब आप आईपीओ एडवाइजर रखते हैं तो ये सारे काम वो करवा के देता है, आपकी हेडेक कम से कम होती है। ओके। लीड मैनेजर्स, जिसको मर्चेंट बैंकर भी बोलते हैं, वो उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। वो देखा जाता है कौन सा हमारे लिए काम करेगा, कौन सा सुटेबल है, कौन सा नहीं है। ओके। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है कि आईपीओ के ऊपर, जिसमें आईपीओ कैसा रहेगा, क्या साइज होगा, किस वैल्यू पे आईपीओ आएगा। फिर ड्यू डिलीजेंस होती है। मर्चेंट बैंकर जो है या जो लीड मैनेजर हैं वो आपके ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि आपके सारे फाइनेंशियल्स ठीक हैं, लीगल इश्यूज कोई नहीं है, जो भी चीज है वो सारी वो ड्यू डिलीजेंस करते हैं। फिर आपका जो बैलेंस शीट्स हैं पिछले 3 से 5 साल की, उनको स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मेट में दोबारा से प्रेजेंट किया जाता है और उसका दोबारा से ऑडिट करवाया जाता है पीयर रिव्यू ऑडिटर से। ओके। ये होने के बाद सेकंड स्टेज आती है फाइलिंग की। इस स्टेज में आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस जो है वो सेबी के पास, एसएमई में स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा करते हैं, बैंकर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, इंटरमीडिएट दूसरे जो आपका रजिस्ट्रार होगा आपके कंपनी के लिए, जो शेयर्स की सारा रिकॉर्ड रखेगा, ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखेगा, उसके अपॉइंटमेंट करते हैं, ब्रोकर्स चुनते हैं, अंडरराइटर्स चुनते हैं, वो सारा काम होता है। जो बैंक है, कौन सा बैंक आपके आईपीओ की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगा, वो बैंक फिर डिसाइड करेगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी ब्रांच में एप्लीकेशंस आ सकती हैं। ओके, वो सारे काम होते हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज कुछ क्वेरीज करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कुछ डाउट्स रेज करता है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए जाएं सही तरीके से, सेटिस्फैक्टरी तरीके से। इसको रिव्यू करने के बाद प्रोस्पेक्टस यानी ऑफर डॉक्यूमेंट को स्टॉक एक्सचेंज अपनी परमिशन दे देता है, और वो परमिशन के बाद
आरओसी के पास एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको जमा कराना पड़ता है और उसकी एनओसी लेनी पड़ती है, ओके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तीसरी स्टेज आती है जिसमें मार्केटिंग के लिए इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, प्रेजेंटेशंस तैयार की जाती हैं, कंपनी की स्टोरी बनाई जाती है, रोड शोज किए जाते हैं, इन्वेस्टर मीटिंग की जाती हैं, उनको समझाया जाता है कि क्या कंपनी हमारी है, क्या हमने अब तक अचीव किया है, आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है। सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को बताई जाती हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाता है। एंकर इन्वेस्टर को अपॉइंट करते हैं। एंकर इन्वेस्टर वो होता है जो एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, कोई भी आईपीओ में 5%, 10%, वो एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति खरीदता है, उसको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। फिर आईपीओ लॉन्च होता है, शेयर एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाती हैं, फिर आईपीओ बंद कर दिया जाता है। 3 से 5 दिन नॉर्मली आईपीओ खुलता है, कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, आगे भी बढ़ाया जा सकता है परमिशन लेकर के, ओके। चौथी स्टेज में अलॉटमेंट होती है कि शेयर्स जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, अगर मान लीजिए ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं नॉर्मली, तो किस किस को शेयर्स किस बेस पे देने हैं, किस किस को नहीं देने, कितनी एप्लीकेशन पे कितने देने हैं, वो सब डिसाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। और आपका जो रजिस्ट्रार है वो स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्टेशन में शेयर्स अलॉट करता है। फिर आपको लिस्टिंग की अप्रूवल मिल जाती है, आपका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। आपके जो इंटरमीडियरीज थे, यानी आपका लीड मैनेजर, आईपीओ एडवाइजर, आपके बैंकर्स, आपका अंडरराइटर्स, आपके ब्रोकर्स, उनकी जो भी फीस है, जो भी कमीशन है, वो देने के बाद बैलेंस पैसा आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये 4 स्टेज का प्रोसेस है और आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स देखना चाहेंगे, कुछ जिन कंपनियों ने आईपीओ किए उनको क्या सिचुएशन है, जानना चाहेंगे आप? मेन बोर्ड के लिए आपको कम से कम 1000 शेयर एप्लीकेशन होना चाहिए। पिछले 3 साल में 15 करोड़ पर ईयर एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। मोटा मोटी ये 2 ही कंडीशन आप फुलफिल कर देंगे तो आगे की बात होती है। 15 करोड़ पर ईयर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years एंड मिनिमम 1000 शेयर एप्लीकेशंस। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूं जादू कैसे होता है स्टॉक एक्सचेंज में, केस स्टडीज कुछ दिखाता हूं, ओके। ये अगर आप चार्ट देखें, ये मेरा चार्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का चार्ट है। कूल कैप इंडस्ट्रीज 38 रुपए में आईपीओ आया। आईपीओ का साइज था 11 करोड़। लिस्टिंग डेट थी 24 मार्च। आज की डेट में रिटर्न इसमें मिलता है 862%, यानी 8 गुना से ज्यादा इसके रेट बढ़ गए। ये दूसरी कंपनी है 122 रुपए वाला, इसकी जो आईपीओ साइज है वो 30 करोड़ था, इसमें 700% से ज्यादा ग्रोथ है। तो इस तरह से आप देखते हैं ये ग्रोथ। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं, ये भी सब उसी की ग्रोथ है। ये कंपनियां 2020 में आईपीओ लेकर के आई थी, सब एसएमई आईपीओ की मैं बात कर रहा हूं। 2020 में ये आईपीओ आए थे। ये देखें आप, 15 रुपए का आईपीओ आया था, आज मार्केट वैल्यू है 206 रुपए, 45 वाले की 560 रुपए, 51 वाले की 475 रुपए, 20 रुपए वाला का 130 रुपए, 40 वाला 258 रुपए, 100 वाला 400 रुपए, 159 वाला 510 रुपए, 28 वाला 89 रुपीज। कितने परसेंट ग्रोथ हुई है ये आप देखिए। ये कंपनियां वो टॉप 10 कंपनीज हैं जो 2021 में अपने आईपीओ लेके आई। इनका जरा देखिए, 37 रुपए वाला 684, 58 वाला 872, 93 वाला 1338, 102 वाला 1328। किस तरह से रेट बढ़े हैं, इस तरह की ग्रोथ होती है। ये वो टॉप 10 कंपनीज हैं जिनके 2022 में आईपीओ आए। 37 वाला 270, 67 वाला 381, 135 वाला 760, 38 वाला 181, 15 वाला 57 रुपए, 55 वाला 190 रुपए। आप देखिए किस तरह से ग्रोथ होती है। तो अगर ये आप न्यूज देखें, अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज आई थी, जो सेंसेक्स बोलते हैं उसमें पिछले 1 साल में 4% की ग्रोथ हुई है। सेंसेक्स में जो प्रॉफिट मिला, गेन मिला पूरे 1 साल में, वो था 4%। जबकि जो एसएमई सेगमेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला जो सेगमेंट है, एसएमई एक्सचेंज, उसमें जो रिटर्न मिला एनएसई एसएमई पर, वो था 69%। यानी कितना ग्रोथ वहां हुआ है।
किसी ने अगर 1,000 रुपये लगाए तो उसका 1690 बन गया, 1 लाख का 1,70,000 रुपया बन गया। ओके, वैल्यू क्रिएशन कैसे होती है? जादू देखना चाहते हैं आप? कौन कौन देखना चाहता है जादू? किस तरह से वैल्यू क्रिएशन होती है? कौन कौन देखना चाहता है? वेरी गुड, बाकी लोग? गुड 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 गुड। चलिए, वैल्यू क्रिएट कैसे होती है, जादू कैसे होता है स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद, ये मैं आपको दिखाता हूं। आप भी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन सकते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जानते हैं अगर आप तो प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा आपको। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? 10 करोड़, 100 करोड़ वैल्यूएशन, 1 बिलियन। एग्जैक्टली जिग्नेश, यू आर राइट। अ कंपनी विद ए $1 बिलियन वैल्यूएशन इज ए यूनिकॉर्न। इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है? एनी आंसर्स? इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं? एनी आंसर्स? इंडिया में 100+ 107, 107 इज द करेक्ट नंबर। सोम प्रकाश जी, आप बिल्कुल नजदीक है। 100, 107 जो है वो एग्जैक्ट नंबर है। ओके, ये कुछ कंपनियों के नाम हैं जो बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन गई, मगर सबसे बड़ा जादू कहां हुआ? ये कंपनी है EKI एनर्जी सर्विसेज। ये कंपनी अप्रैल 2021 में IPO लेके आई थी। ठीक है, इस कंपनी की वैल्यूएशन थी 96 करोड़ रुपया उस टाइम। सिर्फ 96 करोड़ रुपया इस कंपनी की वैल्यूएशन थी। 102 रुपए में इन्होंने शेयर अपना बेचा था। और जनवरी 2022 में, यानी विद इन 9 मंथ्स, ये जो कंपनी थी 96 करोड़ रुपए वाली, ये यूनिकॉर्न बन गई जस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। इसके ओनर हैं मिस्टर मनीष टपकारा। ये जादू क्रिएट हुआ है कि एक वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 96 करोड़ थी, 1 साल पूरा नहीं हुआ, विद इन 9 मंथ्स ये कंपनी SME एक्सचेंज पे आने के बाद यूनिकॉर्न बन गई। दिमाग घूमा, बत्ती जली, किस किस की बत्ती जली, किस किस का दिमाग घूमा? लिखिए, आंसर दीजिए। किस किस का दिमाग घूमा, किस किस की बत्ती जली? भूम। ऐसा होता है, दिस इज पॉसिबल। मैं आपको सब वो चीजें दिखा रहा हूं जो प्रैक्टिकली हो चुकी हैं और हो रही हैं। ओके, गुड, थैंक यू। तो अब आपने ये सब जानकारी ले ली, अब माइंड की बत्ती जली, माइंड ब्लो हुआ। अब किस किस का IPO ड्रीम है, कौन कौन IPO लाना चाहता है? आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा जो ग्रुप है रिलायंस का, 1977 में आपकी तरह ये भी एक SME था। बहुत छोटे स्केल पे इन्होंने शुरू किया था। 1977 में इनका फर्स्ट IPO आया था, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए का। सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए का। ये सब भी SME आए थे। लक्ष्मी मित्तल, मुंजाल, अनिल अग्रवाल, शिव नाडर, मुकेश अंबानी, ये करसन भाई घावरी, अजीम प्रेम जी, उदय कोटक, सुनील मित्तल, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब भी SME के तौर पे आए थे स्टॉक एक्सचेंज में। अगले कौन? अगला नंबर किसका? आप भी हो सकते हैं जो SME IPO करने के बाद कुछ ही साल में इस तरह से इस लीग में आप पहुंच सकते हैं। और ये भी सब स्मॉल से स्टार्ट करके बड़ी कंपनीज बनी। ओके, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या, कौन कौन लोग अपना IPO लाना चाहते हैं? जो IPO अपना लाना चाहते हैं लिखे कमेंट्स में। बाकियों को इच्छा नहीं है, बाकियों की इच्छा नहीं है।
चलिए, एनीवे इट्स योर चॉइस। गुड गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। तो अब आगे क्या करना है, आगे का रास्ता क्या है? बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। तो कहते हैं थिंक ऑफ एन आईपीओ, थिंक ऑफ अस। आईपीओ के बारे में सोचते हैं तो हमारे बारे में सोचिए। हम आईपीओ केयर में, यानी एबीएम कैपिटल ऑप्शंस जो हमारी कंपनी है, उसमें हम कंप्लीट आईपीओ सॉल्यूशन देते हैं। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हम ही आपको मर्चेंट बैंकर ला के देंगे, हम ही आपको सारे इंटरमीडियरीज ला के देंगे, हम ही आपका सारा प्लानिंग करवाएंगे और आपका आईपीओ सक्सेसफुल कराएंगे। ये हमारी गारंटी होती है। अगर हम असाइनमेंट लेते हैं तो 99.99% सक्सेसफुल होता है आईपीओ। 0.01% कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, कोई और मुसीबत आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं होता। ओके, तो नेम ऑफ द गेम इज फंड रेजिंग। फंड रेजिंग करनी है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। स्टार्ट टू फिनिश हैंड होल्डिंग हम करते हैं आपको, पहले दिन से लेकर के, और सिर्फ आईपीओ तक नहीं, आईपीओ होने के बाद भी अगले 2 साल 3 साल 5 साल हम आपके साथ रहते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, आपकी गाइडेंस करते हैं, आपको मेन बोर्ड पे भी ले जाने में हेल्प करते हैं। वो सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना आईपीओ लाने में, वो मेरे से एक जूम मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका लिंक मैं दे रहा हूं।